Hello everyone, I am Assistant Professor Namrata Dagra. Welcome back to Groot Academy. After so long, I've brought a very important topic of discussion for all of you guys. So I hope you'll love the topic, and I'm sure it will help you not only in your studies but lifelong in your pronunciation, in the phonetic transcription, or anything. Okay, so this is the topic of phonetics, and through the thumbnail of the video you must have got what the video is all about and what we're going to discuss here. But still, let me tell you about the topics that we shall take in this video. Okay, so the first topic will be the organs of speech. Okay, so the organs of speech. After that, the three mechanisms or the three systems under which the organs of speech are discussed or described in the production of speech sounds. Those three systems play a very important role, and they are respiratory system, phonatory system, and the articulatory system. So one by one we'll go through the topics. Okay, so the first topic that we're going to take here is organs of speech. So you must be thinking, what are these organs of speech? But before telling about organs of speech, I'll tell you about speech sounds. What are speech sounds? So speech तो आपको पता है, जो भी आप बोलते हो उसे कहते हैं speech. और जब बोलते हुए जो साउंड, जो आवाज़ आपके मुंह से निकली उसे कहते हैं साउंड. तो स्पीच साउंड तो क्लियर है. उसके बाद बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. इन स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए कुछ ऑर्गन्स आपकी बॉडी में आपकी हेल्प करते हैं उन साउंड्स को प्रोड्यूस करने में. तो ये ऑर्गन्स कौन से होते हैं? तो ये ऑर्गन्स होते हैं मसल्स ऑफ द चेस्ट, लंग्स, नोज, लिप्स, टीथ, टंग एटसेट्रा. तो इस तरह से जो ये ऑर्गन्स होते हैं इन्हें कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, इन्हें ऑर्गन्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है? व्हाई आर दीज कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच? तो इसका भी एक रीज़न है. अब इन्हें ऑर्गन्स ऑफ स्पीच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पीच प्रोडक्शन में, स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं. ओके, इनमें मूवमेंट होती है, इन ऑर्गन्स में जब मूवमेंट होती है तब हम स्पीच साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. और किसी भी स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए देयर मस्ट बी सम डिस्टर्बेंस इन द एयर. जैसे देखो, हम कोई भी आवाज़ निकालते हैं, कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए एक थोड़ी सी हवा हमारे मुंह से बाहर निकलती है. तो उस हवा के अंदर जब डिस्टर्बेंस होती है थोड़ी बहुत, कभी स्टॉप हो जाती है, कभी एकदम से थ्रो कर देते हैं हम. जैसे हम बोलेंगे ब, ठीक है, तो इसमें हमने हवा को थ्रो कर दिया बाहर की ओर. ठीक है, सडन थ्रो. पहले लिप्स बंद थे और उसके बाद थ्रो कर दिया तो वो ब साउंड निकली. वैसे ही प साउंड निकली. ठीक है, तो इस तरह से एयर में कुछ डिस्टर्बेंस हुई, पहले हवा ब्लॉक हुई लिप्स के पीछे, उसके बाद सडनली हमने उसको थ्रो कर दिया. तो ये कुछ डिस्टर्बेंस होती है जो हवा में होनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज हम स्पीच साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ऑल राइट, सो दिस डिस्टर्बेंस इज़ पर्टिकुलरली नोन एज साउंड वेव्स. ओके, ये साउंड वेव्स होती है, जैसे वेव्स होती है लहरें, उसी तरह से ये साउंड वेव्स होती है. एंड दीज साउंड वेव्स ट्रैवल टू द ईयर ऑफ द लिसनर हु इंटरप्रेट्स देम एज साउंड्स. ओके, ये होती है साउंड्स, आवाज़ें. उसके बाद अब ये ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं ये हमने बता ही दिया आपको. मसल्स ऑफ द चेस्ट, लंग्स, नोज, लिप्स, टीथ, टंग एटसेट्रा. ये ऑर्गन्स होते हैं कुछ जो हमें स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं. इन ऑर्गन्स में मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट की वजह से एयर में डिस्टर्बेंस होती है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं अपने मुंह से तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है. आपको पता चल गया स्पीच साउंड प्रोडक्शन कैसे होता है. ओके, अब बात आती है कि क्या ये जो स्पीच ऑर्गन्स है, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, ये क्या सिर्फ इनका प्राइमरी फंक्शन यही होता है स्पीच साउंड प्रोड्यूस करना? देन द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नो, क्योंकि इनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और होता है. जैसे टीथ का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू च्यू, चबाना.
chewing is the function of teeth. And if we talk of lungs, lungs का काम क्या होता है? To breathe. Okay? And lips का काम क्या होता है? बोलना. Tongue का काम क्या होता है? To taste. Nose का काम? To smell. ओके तो इसी तरह से प्राइमरी फंक्शन इनका यही होता है, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स. लेकिन इस फंक्शन को सेकेंडरी कहा है इसलिए इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि कम होता है, बिकॉज कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग. ऑलराइट, तो इसको हम कम नहीं कह सकते, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन ज़रूर कह सकते हैं. और इसी रीज़न की वजह से इन ऑर्गन्स को ऑर्गन्स ऑफ स्पीच या स्पीच ऑर्गन्स भी कहा जाता है. क्लियर? ऑलराइट, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 3 सिस्टम्स की जो हेल्प करते हैं स्पीच साउंड प्रोडक्शन में. सो द 3 सिस्टम्स आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम एंड आर्टिकुलेटरी सिस्टम. इन 3 सिस्टम्स के अंडर हम स्पीच साउंड्स को या ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं और स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं. ओके, सो आवर फर्स्ट सिस्टम दैट वी गोना टेक now is respiratory system. Okay, so yes, the diagram is on your screens. Look at it very carefully. Okay, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आई एम श्योर आप सभी ने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा ही होगा और सबको याद भी होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इट्स ब्रीदिंग. ओके, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग. सो इनहेलिंग और एक्सेलिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको. व्हेन वी टेक आउटसाइड एयर इन, दैट इज कॉल्ड इनहेलिंग. द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलिंग. बट व्हेन वी थ्रो इनसाइड एयर आउट, दैट इज कॉल्ड एक्सेलिंग. ओके, और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको नोट करना है, आप नोट्स, आई होप आप नोट्स भी बना रहे होंगे साथ साथ में, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ याद नहीं रहेंगी चीज़ें. सो द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ कि इनहेल करते हुए, व्हेन यू इनहेल यू कैन नॉट प्रोड्यूस इवन अ सिंगल स्पीच साउंड इन एनी केस. ओके, बट व्हेन यू एक्सेल you can produce as many speech sounds as you want and the way you want. Okay, exhale करते हुए ही आप speech sounds produce कर सकते हैं. ये important fact है, इसे नोट कर लीजिएगा. हो सकता है आपको ये पहली बार सुनने को मिला हो या फिर कई लोगों ने नोटिस पहले भी किया हो, तो वेरी इंटेलिजेंट. और अगर नहीं पता था तो एक नई चीज़ आपको सुनने को मिली, जानने को मिली आज. ओके, तो एक्सेल करते हुए ही हम स्पीच साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्कि इनहेल करते हुए हम कोई स्पीच साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते. इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप मार्क दिस. ऑल राइट, नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है? इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग. सो व्हेन वी इनहेल देन आवर लंग्स एक्सपैंड. लंग्स खुल जाते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं. ओके, बट व्हेन वी एक्सेल आवर लंग्स कंप्रेस. We throw inside air out, our lungs compress. सिकुड़ जाते हैं. ओके, श्रिंक हो जाते हैं when we exhale. तो ये तो नियम ही है कि कोई भी, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं हम, गुब्बारे के अंदर हवा जाएगी तो वो फूल जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही गुब्बारे के बाहर निकल जाएगी, इट विल थ्रो द इनसाइड एयर आउट, तो वो श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा एकदम से. तो वैसे ही लंग्स होते हैं हमारे. सांस अंदर जाएगी तो खुल जाएंगे और सांस बाहर चली जाएगी तो वो कंप्रेस हो जाएंगे. ठीक है, ऑल राइट. तो ये बात तो हो गई लंग्स की. इसके बाद 2 चीज़ें और जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टडी करते हैं वो है मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड ट्रेकिया. ट्रेकिया इज़ अनदर नेम फॉर विंड पाइप गाइज. ओके, तो ये नेम्स जो हैं ये आपको लर्न करने होंगे. यू हैव टू रिमेंबर दीज, क्योंकि आगे चलकर जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ये जो कुछ नेम्स हैं, पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम्स हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, आगे आगे हम इन्हीं नेम्स का यूज़ करेंगे. विंड पाइप ऐसे छोटे मोटे नेम नहीं लेंगे. ठीक है. सो ट्रेकिया इज़ अनदर नेम फॉर विंड पाइप, रिमेंबर दिस. सो ट्रेकिया के थ्रू ही ये इनहेलिंग और एक्सेलिंग का प्रोसेस होता है. विंड पाइप जो है ट्रेकिया, उसी के थ्रू इनहेलिंग और एक्सेलिंग का प्रोसेस होता है.
So this is the primary function of respiratory system, that is breathing, inhaling and exhaling. इनहेल करते हुए हम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक्सेल करते हुए हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये तो हो गया इसका प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। तो अब आते हैं इसके मेन फंक्शन के ऊपर कि कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पीच साउंड प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है। ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग द सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम provides an airstream that acts as a source of energy. ओके, क्या करते हैं हम ब्रीथ करते हुए, सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। वी इनहेल एंड एक्सेल, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग एन एयर स्ट्रीम इज क्रिएटेड इनसाइड आवर बॉडी। ओके, एंड दैट एयर स्ट्रीम एक्ट्स एज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, एक फ्लो ऑफ एनर्जी हो जाता है अंदर, ठीक है। और क्या होता है फिर जब हम हमारे ये स्पीच ऑर्गन्स जब मूवमेंट करते हैं तो उस एयर स्ट्रीम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस होती है जब हम एक्सेल करते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? एक एयर स्ट्रीम रिलीज हुई, एक एयर स्ट्रीम बन गई हमारी बॉडी के अंदर, और जब ऑर्गन्स ऑफ स्पीच मूवमेंट करेंगे, कोई भी मूवमेंट होगी उनके अंदर, तो उस एयर स्ट्रीम के अंदर वाइब्रेशन होगी या कुछ भी जो भी है, कुछ चेंजेस होंगे एयर स्ट्रीम के अंदर, डिस्टर्बेंस होगी और उस डिस्टर्बेंस की वजह से स्पीच साउंड बन जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, तो ये होता है हमारा एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ लंग्स ही नहीं हैं जो एयर स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ लंग्स की वजह से ही एयर स्ट्रीम प्रोवाइड नहीं होती है, दूसरे भी ऑर्गन्स होते हैं जिनकी वजह से एयर स्ट्रीम बनती है। लेकिन हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, एक्सेप्ट फॉर सिंधी लैंग्वेज को छोड़ करके बाकी सब इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ और भी कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं वो इसी टाइप की एयर स्ट्रीम का यूज़ करती है। अब इस एयर स्ट्रीम का नाम क्या है जिसमें लंग्स से हवा बाहर जाती है? दिस एयर स्ट्रीम इज कॉल्ड pulmonic aggressive airstream mechanism. Remember the name, it is pulmonic aggressive airstream mechanism, जिसमें हवा जो है वो लंग्स के थ्रू अंदर बाहर होती है, ठीक है। This mechanism is called pulmonic aggressive airstream mechanism, alright। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी mechanism का यूज़ हो स्पीच साउंड प्रोडक्शन में, क्योंकि मैंने बताया आपको जैसा कि ये लंग्स ही नहीं है जिसकी वजह से एयर स्ट्रीम बनती है, दूसरे ऑर्गन्स भी हैं जिनकी वजह से एयर स्ट्रीम प्रोड्यूस होती है। लेकिन हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो इंडियन लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज जिसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या फोनेटिक्स, उसमें हम ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो BRP के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश एक्सेंट में या इंडियन लैंग्वेजेस में या मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस यूज दिस पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म फॉर स्पीच साउंड्स प्रोडक्शन। ओके, इसीलिए हम इस पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। सो पल्मोनिक हेयर इज द एडजेक्टिव फॉर लंग्स एंड एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म मतलब लंग्स के थ्रू जब हवा बाहर जाए उसको कहा जाता है एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। ऑलराइट, so this is very important to note. So chiefly Indian languages और कुछ European languages including English language use this mechanism only, pulmonic aggressive airstream mechanism. Okay, I hope this is clear. जो लोग नए हैं please don't lose your heart, be patient. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी वीडियो को रिपीट मोड पर देखिए, बिना स्किप किए देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने में, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पेशेंटली प्लीज़ बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए अपने और समझने की कोशिश कीजिए। क्रैम बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि क्रैम करने वाली चीज़ें ही नहीं है ये। दीज आर कम्प्लीटली कंसेप्ट बेस्ड थिंग्स। ओके, कंसेप्ट क्लियर करना है, क्रैम नहीं करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे से आगे जो और टॉपिक्स आएंगे इसी सीरीज़ के अंदर वो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएं। ओके,
So watch the video till the end unless you understand the topic very well. All right, so now we're going to discuss about next system, phonatory system. Okay, this was our respiratory system. I hope आप clear हो गया होगा respiratory system. तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट सिस्टम की, दैट इज़ कॉल्ड फोनेटरी सिस्टम. फोनेटरी सिस्टम के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एक डायग्राम स्टडी करेंगे. उस डायग्राम को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, स्टडी करना है. सो द डायग्राम इज़ देयर ऑन योर स्क्रीन्स. Look at it carefully. Indeed, very carefully. So, the first thing that you can see in this diagram is the nasal cavity. Nasal cavity, देखिए आप. So, this is the back of your nose, which is called nasal cavity or the nasal passage. तो इस पैसेज के थ्रू जब एयर पास होती है तो 3 साउंड्स आप प्रोड्यूस करते हैं. दिस आर कॉल्ड नेजल साउंड्स. तो ये 3 साउंड्स कौन कौन सी होती है? म साउंड, न साउंड एंड अंग साउंड. एज इन म और न तो आपको पता ही है. अंग में आपका आ जाएगा किंग, रिंग, ब्रिंग. तो ये जो साउंड्स हैं 3 साउंड्स म, न एंड अंग, ये 3 साउंड्स आपकी जब प्रोड्यूस होती है जब हवा नेजल कैविटी के थ्रू पास होती है. ओके, तो धीरे धीरे पेशेंटली समझने की कोशिश कीजिए. बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर भी हम कर रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू, फोनेटरी सिस्टम भी करेंगे. तो इस डायग्राम के थ्रू अभी बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज टीथ रिज. टीथ रिज इज द बैक साइड ऑफ योर टीथ. ठीक है, दांतों के पीछे वाला हिस्सा, दैट इज टीथ रिज. देन अपर लिप, सबको पता है. अपर टीथ भी आपको पता है. लोअर टीथ, देन लोअर लिप, ये तो बहुत इजी है. इसके बाद आती है टंग. तो टंग जो है, वैसे हमें लगता है देखने में कि टंग बहुत ही छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन जब इसे स्टडी करने की बात आती है तो इसे हम 4 पार्ट्स में स्टडी करते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज टिप ऑफ द टंग. बिल्कुल आगे, टंग के बिल्कुल आगे वाला हिस्सा, दैट इज द टिप. दिस इज कॉल्ड टिप ऑफ द टंग. टिप ऑफ द टंग के थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा है, उसे हम कहते हैं ब्लेड ऑफ द टंग. ब्लेड ऑफ द टंग. आफ्टर दैट थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ द टंग. फ्रंट ऑफ द टंग. ओके, और टंग के सबसे लास्ट वाला हिस्सा, उसे हम कहते हैं बैक ऑफ द टंग. ऑल राइट, तो इन 4 पार्ट्स में हम टंग को स्टडी करते हैं. ऑल राइट, टंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये राइट साइड में आप देखिए बिल्कुल बैक ऑफ योर माउथ. सो टीथ रिज के बैक साइड वाला हिस्सा आपका जो है, दिस इज द रूफ ऑफ योर माउथ एंड इट इज़ कॉल्ड हार्ड पैलेट बिकॉज इट्स वेरी हार्ड. हार्ड पैलेट के बिल्कुल पीछे पीछे एकदम एंड बैक ऑफ योर माउथ जो है, वहाँ से जो हमारा माउथ है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट. ठीक है जी. सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल एंड में व्हेन यू विल ओपन योर माउथ वाइड, मुंह खोल के जब आप देखेंगे पूरा, तो यू विल सी अ वेरी स्मॉल बेल लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग इनसाइड योर माउथ, हियर एट द बैक ऑफ योर माउथ. दैट इज कॉल्ड यूवुला. यूवुला. ओके, ऑल राइट. इसके बाद आप देख सकते हैं एपिग्लोटिस. टंग के पीछे जो आपका at the back of your mouth there is an end, edge होती है, उस edge को हम कहते हैं epiglottis. ठीक है जी. तो आगे है यूवुला एंड एपिग्लोटिस. इन दोनों के बीच का एक वाइड एरिया होता है, ओपन एरिया होता है, जहाँ से आप कोई भी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उसको निगलते हैं जब, तो वो जो वाइड एरिया, ओपन एरिया होता है, उसे कहते हैं हम फेरिंग्स. ऑल राइट, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स. ये बहुत ही टिपिकल नेम्स हैं, इनको आपको लर्न करना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इसी के थ्रू हम फोनेटरी सिस्टम को समझेंगे. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट वी आर स्टडिंग थ्रू अ डायग्राम. सो स्टडी इट वेरी केयरफुली एंड रिमेंबर दिस एज वेल. अब आ जाइए आप नेक पे. तो द फर्स्ट पार्ट इज लैरिंक्स. सो व्हाट इज लैरिंक्स? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब मैं आपको बता दूं कि ये लैरिंक्स क्या होता है. तो जेंट्स के आपने यहाँ देखा होगा कि
एक उभरा हुआ सा हिस्सा होता है गले में, जो जब वो बोलते हैं तो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। दैट पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स एंड इन कॉमन लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल इसको क्यों कहते हैं, इसकी स्टोरी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। तो एडम और ईव जो है, जिन्हें फर्स्ट पेरेंट्स माना जाता है क्रिश्चियन रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो गॉड जो है उन्हें फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने से मना कर देते हैं कि आप और कुछ भी खाओ, फ्रूट ऑफ नॉलेज आपने नहीं खाना है। फ्रूट ऑफ नॉलेज जिसको एप्पल से कंपेयर किया जाता है। तो ईव जो है वो सैटन के बहकावे में आकर के वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेती है और फिर एडम को भी उसे खाने के लिए मजबूर करती है। तो एडम जब उस एप्पल को खाता है, जैसे ही वो निगलता है एप्पल को, वैसे ही गॉड वहाँ पे आ जाते हैं और वो डर के मारे उसका एप्पल जो है वो यहीं पे अटक के रह जाता है और उसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। सो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस एडम्स एप्पल, सो कॉल्ड नेम एडम्स एप्पल। ओके, सो एडम्स एप्पल लैरिंग्स को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लैरिंग्स के बिल्कुल बैक साइड में एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड होता है हमारे गले में। ट्रकिया में ही सिचुएटेड होते हैं लैरिंग्स और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। ओके, तो ये वोकल कॉर्ड्स जो है ये फ्रंट साइड से बंद होता है और बैक साइड से खुला होता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट शेप्स ले सकता है। और इन शेप्स का भी अपना एक रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो जब हम वोकल कॉर्ड्स के बारे में डिटेल से करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि ये फ्रंट साइड से बंद होते हैं और बैक साइड से खुले होते हैं, उसी की वजह से ये डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं। सो दीज आर वोकल कॉर्ड्स। और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड्स दोनों ही ट्रकिया में सिचुएटेड होते हैं। ओके, इसके बाद ट्रकिया, ऑल राइट, और ट्रकिया के जस्ट पीछे होती है फूड पाइप, जिसके थ्रू मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सब फूड पाइप के थ्रू जाता है। तो ये जो फेरिंग्स था आपका ओपन एरिया जहाँ से आप निगलते हैं खाना, तो वो फेरिंग्स वाला जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी फूड पाइप में आती है। ऑल राइट, फूड पाइप और ट्रकिया के अंदर ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही पास पास में होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ कफ होने लग जाता है। थोड़ी सी हवा भी अगर फूड पाइप में चली गई, खाना खाते हुए हमने बोला, इनहेल करना पड़ेगा, तो अगर बोलते ही थोड़ी सी हवा भी अगर चली गई तो कफ स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए बहुत ध्यान रखना होता है। सो अभी के लिए ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ ताकि आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा और ये सारे नेम्स आपको लर्न हो जाएंगे। तो फेनेटरी सिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तब तक आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए, इन सारे नेम्स को लर्न कर लीजिए ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए और अच्छे से आप समझ पाएँ। सो दिस वॉज द वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट देन प्लीज़ डू द सेम एज सून एज पॉसिबल सो दैट यू मे जॉइन मी इन माई नेक्स्ट वीडियोज़. Okay, so thank you so much guys for watching. Bye bye, take care.